हेलो दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और इस लेक्चर नंबर 4 के साथ ही ये क्रैश कोर्स सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो आगामी आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो विभिन्न जीएस सब्जेक्ट्स की क्रैश कोर्स सीरीज की हमने शुरुआत की थी, उनमें से ये लास्ट सब्जेक्ट की सीरीज है। इसके पहले पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसी के साथ ही हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी जीएस सब्जेक्ट हम पहले ही क्रैश कोर्स सीरीज के माध्यम से कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले प्लेलिस्ट नहीं देखी है बाकी सब्जेक्ट की, तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पर आरओ एआरओ क्रैश कोर्स से नाम से विभिन्न सब्जेक्ट की पूरी क्रैश कोर्स सीरीज उपलब्ध है। और अगर आप चाहते हैं कि जिस पीडीएफ से मैं ये लेक्चर बना रही हूँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाए और इसी के साथ बाकी जीएस सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाए, तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ एआरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए फुल लेंथ टेस्टों प्रोवाइड कराए ही जाएंगे। इसके साथ ही जीएस के सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9415950206। तो ये जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये बाकी के पेजेस हम पहले के 3 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे आर्थिक नियोजन टॉपिक से क्लास को। ठीक है, आर्थिक नियोजन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है? तो संविधान की, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी? राज्य सूची, पार्डन, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र विधि बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों ही विधि बनाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो इसी में समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में उल्लेख है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग का उल्लेख है 7th शेड्यूल के एंट्री नंबर 20 में। तो ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्थिक मंत्री परिषद। तो अशोक चंद्रा द्वारा टिप्पणी के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर कौन सा संगठन आ गया है, कौन सा संस्था आ गई है? तो नीति आयोग आ गई है। ठीक है, अभी नीति आयोग आर्थिक नियोजन का कार्य करता है और इसको आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया था। ठीक है, तो अशोक चंद्रा द्वारा टिप्पणी के बाद योजना आयोग का गठन किया गया था और इसको क्या कहा गया था? आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया था। और वर्तमान में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग भारत सरकार में नीति आयोग के रूप में आर्थिक नियोजन के लिए संस्था की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय था। ठीक है, और इसका परिषद, इस परिषद का अध्यक्ष होता है पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इनके अध्यक्ष होते हैं। तो ये याद रखिएगा।
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट साइड में इंग्लिश वर्जन पैरेलली पढ़ते जाएंगे साथ में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती थी। ठीक है, तो जो योजना आयोग स्ट्रक्चर बनाता था आर्थिक नियोजन का, उसे फिर फाइनल राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अप्रूव एक तरह से किया जाता था, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बनी होती थी। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की जब अनुमोदन हो जाता था, मतलब पहले ये व्यवस्था थी, क्योंकि अब तो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं है, लेकिन एग्जाम में अभी भी पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए हमें राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि जब अनुमोदन हो जाता था राष्ट्रीय विकास परिषद से, तो इसके अनुमोदन के पश्चात योजना संसद में प्रस्तुत की जाती थी। ठीक है, और इसके बाद संसद के दोनों सदनों से अप्रूव होने के बाद, इसे पारित होने के बाद क्या होता था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते थे और उसके बाद यह सरकारी योजना बन जाती थी। ठीक है, और उसका प्रकाशन कर दिया जाता था। तो ये रहता था कि फर्स्ट स्टेप में योजना आयोग, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद संसद, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन, और उसके बाद वह योजना प्रकाशित कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं योजना आयोग। तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर। और योजना आयोग क्या था, यह एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय था। ठीक है, यह क्या था, सिर्फ सलाहकारी की प्रकृति थी, और भारत के प्रधानमंत्री आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। ठीक है, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। और इस आयोग को, यानी योजना आयोग को, अर्ध राजनीतिक निकाय भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और नीति में NITI, ये अल्फाबेट्स है। NITI का मतलब क्या है, N का मतलब नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूशन, और T का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, I का मतलब इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग का, नीति का फुल फॉर्म। ठीक है, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग सरकारी संघवाद के, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसके सदस्यों में कौन कौन रहता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहेंगे, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहेंगे, और इसी के पास संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल भी, उपराज्यपाल भी नीति आयोग में शामिल रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर है, क्योंकि सभी के रिप्रेजेंटेटिव आ गए ना, राज्य के भी आ गए, उसके यूनियन टेरिटरीज के भी आ गए, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर इसको बनाया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, वे थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नियोजन के उद्देश्य की
प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब जैसे भारत के आर्थिक नियोजन, तो किसी भी चीज की अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसके पीछे पीछे क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। तो जैसे कि आर्थिक नियोजन की प्लानिंग के पीछे क्या उद्देश्य है, तो पहला है इसके लिए संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है आर्थिक नियोजन, ठीक है। विकास के लाभ समरूप में विस्तार करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर जैसे कि भारत में जो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य क्या है, पिछड़े हुए हैं बजाय कि प्लेन के, ठीक है। जो समतल राज्य है, जो कि समतल क्षेत्र पर स्थित है राज्य, उनके कंपैरिजन में आर्थिक विकास निम्नतर है पहाड़ी राज्यों का। तो उसके लिए क्या करती है कि जब आर्थिक नियोजन किया जाता है तो कोई भी योजना होती है तो उसके लिए उनको अनुदान अधिक होता है, किसको, पहाड़ी राज्यों को, ठीक है, बजाय कि मैदानी राज्यों के, ठीक है। क्योंकि मैदानी राज्यों में तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लोग आजीविका अपनी चला लेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी है, व्हीकल्स का मूवमेंट इजी है, तो जो बिजनेस डेवलपमेंट होगा वो हो जाएगा। लेकिन पहाड़ी राज्य क्या होते हैं, सुदूर क्षेत्रों में होते हैं, दुर्गम स्थानों पर, तो उसके केस में क्या होती है कि गवर्नमेंट उस पर स्पेशल अटेंशन देती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो केंद्र प्रायोजित योजना होती हैं उसमें केंद्र का जो शेयर रहता है किसी भी योजना के लिए, वो पहाड़ी राज्यों में अधिक रहता है और मैदानी राज्यों में कम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए रहता है कि जिससे कि विषमताएं दूर हो जाएं, ठीक है। तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए क्या है, स्पेशल एड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए भी आर्थिक नियोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाडगिल मुखर्जी सूत्र। तो गाडगिल मुखर्जी सूत्र क्या था, तो इसमें कहा गया था कि इसके अंतर्गत अधिकतम भार जनसंख्या को दिया जाता है जो कि 60% है, और 60% 1900 किसकी जनसंख्या के आधार पर, 1971 की जनसंख्या के आधार पर, 25% प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, 7.5% कर प्रयास और राजकीय प्रबंधन के आधार पर, और 7.5% विशिष्ट समस्याओं के आधार पर, ठीक है। तो ये सूत्र था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गांधीवादी योजना, गांधीयन प्लान। तो 1944 में श्रीमन नारायण, जो कि एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई थी और इसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, ठीक है। तो स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की संकल्पना की गई थी, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए और गांव स्वावलंबित होने चाहिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक योजना आई है जो कि इसी से मिलती जुलती योजना जो है, एक योजना है पूरा योजना। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूरा योजना का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये भी पूरा योजना जो है वो कहीं ना कहीं गांधीवादी आदर्शों पर ही आधारित है, ठीक है। तो ये हो गई, हमने देख ली गांधीवादी योजना। अब देखते हैं कि नियोजित विकास का विरोध, ऑपोजिशन टू प्लान्ड डेवलपमेंट, क्या होते हैं। तो भारत में महात्मा गांधी जी ने नियोजित विकास का विरोध किया था, ठीक है। जो स्ट्रक्चर फॉलो हुआ था भारत के आर्थिक विकास का, इसका अपोज किया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और
गांधी जी की धारणा क्या थी? गांधी जी की धारणा थी आत्मनिर्भरता एवं सादा जीवन तथा स्वसामर्थ्य। ठीक है, तो ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, इसको गांधी जी अपोज करते थे। ठीक है, बजाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो कहते थे कि हमें गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए, और एक तरह से हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर चलनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है? एक तो पंचवर्षीय योजनाओं को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि रोलिंग प्लान, या कोई विशेष अगर क्या बोलते हैं, कोई विशेष प्रोविजन किया गया हो किसी योजना में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस वर्ष में योजना आई है। ठीक है, और उसके मुख्य कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए योजना के अंतर्गत। तो इस तरह से भी पिछले वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं अभी खत्म हो गई हैं भारत में चलनी, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, मतलब ये आता है ना हमारे माइंड में कि अब जब खत्म हो गई तो पूछने का क्या औचित्य है। तो योजनाएं भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन योजनाओं के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि क्या क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है भारत में साल दर साल। तो एक तरह से भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री को जानने के लिए, स्वतंत्रता पश्चात जो भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री रही है, उसे जानने के लिए भी हमें पंचवर्षीय योजना को जानना जरूरी है। इसीलिए आज भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, कि योजनाएं भले ही खत्म हो गई हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमें हिस्ट्री को एक तरह से जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल योजना। जल योजना रोलिंग प्लान। ठीक है, तो गुन्नार मिर्डल ने पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशासित किया था। ठीक है, तो गुन्नार मिर्डल की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग। और रोलिंग प्लान एक दीर्घकालीन योजना होती थी। ठीक है, इसमें 3 योजनाएं शामिल रही। 3 योजनाएं अल्पकालीन यानी कि 1 वर्ष के लिए, मध्यकालीन 3, 4 और 5 वर्ष के लिए, और दीर्घकालीन यानी कि 10, 15 और 20 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, तो रोलिंग प्लान को इस तरह से समझ सकते हैं आप। और रोलिंग प्लान के तहत योजना में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है, और इस प्रकार यह एक लचीली योजना होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो रोलिंग प्लान से रिलेटेड किसका नाम आता है? रोलिंग प्लान संबंधित है गुन्नार मिर्डल से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अनवरत योजना। अनवरत मतलब जो कंटिन्यूअस चलती रहे। तो 1978 में जनता पार्टी सरकार ने 5वीं योजना, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1974 से 1979 तक, 5वीं योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया था, और 1978-80 के लिए अनवरत योजना जारी की थी। ठीक है, लेकिन 1980 में क्या हुआ कि देखिए, हमने देखा था कि 1975 में क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद फिर आती है जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, 78 से 80 के लिए। इसके बाद फिर से 80 में चेंज होके कांग्रेस पार्टी आ जाती है। ठीक है, तो फिर से जब 80 में कांग्रेस पार्टी आ गई, तो उसने 1980 से 85 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना जारी कर दी थी। ठीक है, और अनवरत योजना 78-79 में ही कार्यशील रह गई थी। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा कि अनवरत योजना कब से कब तक, 1978 टू 1979 तक। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 2012 से 2017 और इसका उद्देश्य था तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका उद्देश्य था। ठीक है। और इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 8%, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 4% और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि का दर रखा गया था। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग फिर समाप्त हो गया। ठीक है। इसके स्थान पर नीति आयोग ने 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र तैयार किया। ठीक है। तो नीति आयोग ने 15 वर्षीय, पहले 5-5 वर्ष का होता था, लेकिन योजना आयोग के स्थान पर जब नीति आयोग बना तो इसने 15 वर्षीय विकास के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार किया। और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हेतु 9 से 9.5% का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ कितनी उद्देश्य रखा गया 2016-17 में? ये रखा गया लक्ष्य 9 to 9.5% का। ठीक है। और 27 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। ठीक है। सामाजिक सेवाओं की मद में, सोशल सर्विसेज के लिए दी गई थी। ठीक है। इन्वेस्ट की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें 26,64,843 करोड़ रुपए विनिहित थे, जो कि कुल परिव्यय का 34.7% था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्र बिंदु था वो था तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। एम ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब नेक्स्ट नहीं, इसके पहले 12वीं के पहले आई 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक के लिए रही। और इस योजना में जोर दिया गया था तीव्रतम एवं अधिक समावेशी वृद्धि को, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में विकास की दर को क्रमशः 4, मतलब कृषि में विकास की दर 4%, उद्योग में 10.5% और सेवा क्षेत्र में 9.9% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इस योजना में भी केंद्र, राज्य और संघ क्षेत्रों पर सबसे अधिक व्यय सामाजिक क्षेत्र पर किया गया था। ठीक है। और इस योजना में जीडीपी का एनुअल ग्रोथ रेट क्या जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 9%। ठीक है। लेकिन इस योजना में, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर 8% की ही रही थी। ठीक है। तो लक्ष्य रखा था 9%, लेकिन 8% अचीव हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी मानव संसाधन का विकास, यानी कि रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा। ठीक है। और मानव विकास के सारे विकास प्रयासों को सार तत्व माना गया था, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को
सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1992 से 97 तक चली। और 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई थी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, तो ये याद रखिएगा। और मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत ही कौन सा विभाग काम करता है? महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, तो इसके द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं योजना अवकाश। तो 1990 से 92 तक योजना अवकाश रहा और इसका कारण था राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट। तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था भारत में, इसकी वजह से 90 से 92 तक योजना अवकाश रहा था और इस कारण से 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। तो यह योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन, फूड, वर्क एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की दर से प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी ये। और इस योजना में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, पॉवर्टी एलिविएशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 2 टारगेट्स वर एम्ड इन 6th 5-year प्लान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनवरत योजना 1978 से 80। ठीक है, तो 1978 से 83 की अवधि के लिए ये टारगेटेड थी और यह योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिन्नर द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। तो ये याद रखिएगा। और भारत में इसे लागू करने का श्रेय जाता है जनता पार्टी की सरकार और टीडी लकड़वाला को। तो टीडी लकड़वाला का नाम भी डीटी लकड़वाला को जाता है, तो नाम याद रखिएगा। डीटी लकड़वाला किससे संबंधित है? अनवरत योजना, कंटिन्यूइंग प्लानिंग से। ठीक है, और रोलिंग प्लान 5 वर्षीय योजना के लिए लाया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक ये चली। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, तो क्या था? पावर्टी इराडिकेशन एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। और इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम दिया गया था। ठीक है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में और इस योजना में पहली बार गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार, छठी में पहली बार नहीं दिया था, छठी में रोजगार को पहली बार दिया था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय में गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन के बारे में पहली बार बात की गई थी और छठी पंचवर्षीय योजना में फिर गरीबी उन्मूलन को ही, टारगेट को ही कंटिन्यू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 to 74। यह योजना आधारित थी डीआर गॉडगिल मॉडल पर।
ठीक है, तो डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित, ये इंपॉर्टेंट चीज। और इसका मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ ही, ये कुछ लेटर्स मिसप्रिंट हो गया है शायद, ठीक है, तो स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक निर्भरता प्राप्ति, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो ये अंडरस्टूड है, याद रखिएगा, साथ लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही थी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और श्वेत क्रांति भी इसी योजना के काल में प्रारंभ हुई थी, ठीक है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के टाइम पर ही श्वेत क्रांति भी हुई थी। और यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही थी, और इसका विफलता का कारण था मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एक तो मौसम की प्रतिकूलता रही थी, और साथ ही बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ गए थे, इसकी वजह से ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं हम। तो थर्ड 5 ईयर प्लान, इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। और इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। और 1964 में यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, इसके सहयोग से क्या किया गया था, बोकारो में स्टील प्लांट लगाया गया था, ठीक है, तो बोकारो यानी कि झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो इस्पात मिल लगाई गई थी, ये याद रखिएगा। और इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो हरित क्रांति किससे संबंधित, तृतीय पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका एक सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में एक चीज याद रखिएगा, हैवी इंडस्ट्रीज की स्थापना। जब भी पीसी महालनोबिस का नाम आए तो हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, भारी उद्योगों की स्थापना, इसका मेन रिकमेंडेशन था पीसी महालनोबिस मॉडल का। और योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना, और भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, इस मॉडल में। और इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई थी, ठीक है। और द्वितीय प्राथमिकता यातायात और संचार को, मतलब फर्स्ट प्राथमिकता सार्वजनिक क्षेत्रों को दी गई थी, और दूसरी प्राथमिकता दी गई थी यातायात और संचार को, और इस पर 28% राशि का व्यय किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 56 तक चली। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमार मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हेरोड डोमर। सेकेंड वाली पीसी महालनोबिस। तो जो भी योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, भारत तुरंत आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, और कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। क्योंकि सबसे पहले तो देखा होगा आपने, जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, कि जब ब्रिटिश थे तो एक तरह से जो कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था, और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की समस्या सबसे ज्यादा थी। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिटिश काल में 1900 के बाद में अकालों की बारंबारता बढ़ गई थी, ठीक है, और अकालों की वजह से क्या था कि कभी कभी ऐसा होता था कि कई कई लाख लोग मर जाते थे अकाल के टाइम पे।
तो सबसे पहले तो देश के नागरिकों को खाना उपलब्ध कराना प्राथमिकता थी कि भाई पेट तो भरे, जो नागरिक हैं उनका पेट तो भरना चाहिए। इसलिए सबसे पहले में क्या किया गया, फूड सिक्योरिटी के लिए कृषि को सबसे पहले ध्यान दिया गया, ठीक है। और फिर आप आगे देखेंगे कि इसी में सेकंड फिर जो योजना थी उसमें कृषि उत्पादकता की बात की गई, और थर्ड में फिर हरित क्रांति को भारत में लाया गया, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत हुई भारत में। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है। और इस योजना में राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, क्योंकि कृषि को विकास करना था। तो कृषि के विकास के लिए क्या था भाई, कृषि करने के लिए पानी की जरूरत है। पानी कहाँ से आएगा, नहरों से आएगा। इसलिए क्या किया गया कि बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं की शुरुआत की गई थी, और इसके लिए कई बांध बनाए गए थे, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नोट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 1957 में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और अन्य हम कुछ घटनाक्रम और उनके वर्ष देख लेते हैं। तो हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 में, और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 1971 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द जॉबलेस ग्रोथ डिकेड, रोजगार विहीन वृद्धि दशक। तो ये कब रहा, ये रहा 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान। रोजगार सृजन पर योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इस योजनावधि के पहले 2 वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र की रोजगार वृद्धि दर 2.6% लक्षित की गई थी, और यह 0.36% रही थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रोजगार विहीन वृद्धि दशक 8वीं पंचवर्षीय योजना में, और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी यही स्थिति रही थी, ठीक है। 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो 5-5 वर्ष 10 वर्ष हो गए ना मिलाकर। 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार विहीन वृद्धि दशक। और उदारीकरण के बाद के दौर में भारत में आर्थिक वृद्धि तो हुई थी, लेकिन उसके साथ ही रोजगार में वृद्धि नहीं दर्ज की गई थी। इस प्रकार 1991 से 2000 का दशक रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या थे, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं में जिनको लक्षित किया गया था। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किए गए थे, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना, और इसके अलावा इसमें गरीबी एवं साक्षरता संबंधी बिंदु और आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और आय संबंधी असमानताओं को कम करने के वांछित उद्देश्य भी शामिल किए गए थे, ठीक है। तो 20 सूत्रीय मतलब क्या, 20 पॉइंट का ये कार्यक्रम था, ठीक है। तो एक तरह से जैसे आप ये मान सकते हैं कि आज की डेट में हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो कर रहे हैं, उसी का ही एक पूर्व रूप था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने कुछ अन्य चीजें भी शामिल कर ली हैं, जैसे कि हमने पर्यावरण को भी पर्यावरण का संरक्षण भी शामिल कर लिया है। लेकिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम में क्या था, यह आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट कुछ घटनाक्रम और उनके वर्ष देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है इसमें, प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई 1951 में।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। ठीक है। स्वतंत्रता भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। ठीक है। डिवैल्यू की गई मुद्रा कब की गई? स्वतंत्र भारत में 1949 में। ठीक है, 1949 में। और भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, आईएमएफ का सदस्य बना भारत। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये बना 1945 में। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं योजना पत्रिका। तो इस पत्रिका, योजना पत्रिका का प्रकाशन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है और यह एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, मासिक पत्रिका है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुद्रा गुणक यानी कि करेंसी मल्टीप्लायर। तो भारत में मुद्रा गुणक को वृहद या स्थूल मुद्रा M3 और आरक्षित मुद्रा के अनुपात के रूप में मापते हैं। और अगर मुद्रा गुणक K है तो इसे क्या करेंगे? M3/M0 या M3/RM से इसे डिनोट किया जाता है। तो आपको इसमें याद क्या करना है? इसका फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, K = M3/M0। देखिए ये क्रैश कोर्स सीरीज है और जब आपने फाउंडेशन कोर्स अगर पढ़ा होगा या डिटेल में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये M3, M0, M1, M2 क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको इनके मीनिंग पता है। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा K = M3/M0। ठीक है, मुद्रा गुणक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काली मुद्रा यानी कि ब्लैक मनी क्या होती है। ब्लैक मनी का मतलब ऐसे मनी से होता है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स फ्री मनी क्या होती है एक तरह से, मतलब हम जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमें कोई ज़मीन खरीदनी है। ठीक है, तो ज़मीन के लिए हमने किसी से परचेज की कोई ज़मीन, तो हमें जितनी मूल्य पर हमने परचेज की है जब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हम उतना मूल्य ना दिखाकर उससे कम मूल्य ज़मीन दिखाएं। ठीक है, और हम परचेज करें। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी ने 20 लाख की ज़मीन किसी व्यक्ति से ली, तो व्यक्ति ने जो कागज़ों में मूल्य दिखाया उसका तो 10 लाख ही दिखाया और 10 लाख कैश से ले लिया। तो जो 10 लाख कागज़ों का मूल्य है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स उस 10 लाख पर ही देना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में अर्निंग ज़्यादा हुई है विक्रेता की। ठीक है, तो वो जो बाकी का बचा हुआ 10 लाख हो गया जिस पर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, वो क्या हो गया? एक तरह से ब्लैक मनी के रूप में काउंट की जाती है। ठीक है, तो ऐसा पैसा जिस पर टैक्स ना दिया गया हो, आय कर ना दिया गया हो, ऐसी क्या कहलाता है? ब्लैक मनी कहलाती है। ठीक है, और ये अवैध रूप से उपार्जित ऐसी आय है जिसमें उत्पादक क्षेत्रों में ना लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयुक्त किया जाता है जिस मनी को। ठीक है, और ब्लैक मनी एक तरह से किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि जो ब्लैक मनी देखिए क्या है कि टैक्स देना चाहिए था लेकिन टैक्स पे नहीं किया गया। ठीक है, जिसके पास ब्लैक मनी है उसे टैक्स देना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन उससे टैक्स पे नहीं किया। तो एक तरह से क्या है कि उसके द्वारा जो सरकार को आय होती थी वो आय नहीं हुई, तो वो सरकार को एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी कोष पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो काली मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से एक समस्या है। अगर ब्लैक मनी नहीं है और हर कार्य जो है वो व्हाइट मनी में होने लगे तो क्या है कि गवर्नमेंट का राजस्व बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर गवर्नमेंट के पास जब अर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ती है तो क्या होता है, हमारी अर्निंग बढ़ती तो क्या होता है, लाइफ स्टाइल हमारी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो उसी तरह से देश के विकास के लिए गवर्नमेंट के पास अगर और अधिक राजस्व उत्पन्न होगा तो फिर चहुमुखी विकास भारत का किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जो बजट गवर्नमेंट बनाती है उस बजट का क्वांटिटी बढ़ा देगी, मात्रा बढ़ा देगी हर क्षेत्र में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम दशमलव मुद्रा प्रणाली यानी कि डेसिमल करेंसी सिस्टम। तो वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई थी, ठीक है। और 1957 से 1964 तक का टकसाल से उत्पादित पैसों को नया पैसा कहा गया, ठीक है। और 1964 में नया पैसे में से नया शब्द हटा दिया गया और फिर इसे पैसा कहा गया। इस प्रकार से मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ ही प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 को पैसा हो गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और आरबीआई, नेक्स्ट फैक्ट है कि आरबीआई को 10,000 तक रुपए 10,000 तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। और वर्तमान में आरबीआई कौन कौन से रुपए के नोट छापती है? तो वर्तमान में आरबीआई 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 के करेंसी नोट छापने का कार्य कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई 2 रुपए और 5 रुपए की करेंसी का छपाई का कार्य भी करती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कागजी मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी। तो पेपर करेंसी की भारत में शुरुआत हुई थी सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832 के बीच में, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, ठीक है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित किया गया था, और बंगाल बैंक के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले कागजी मुद्रा इन 3 बैंकों के द्वारा शुरू की गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड बंगाल बैंक, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। और 1861 के पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया था, ठीक है। तो इसके बाद से 1861 के बाद से फिर निजी और प्रेसिडेंसी बैंक जो थे वो नोट नहीं छाप सकते थे, ठीक है, नोट इशू नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हम फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली, निर्गमन मतलब इशू करना, ठीक है, निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, ठीक है, मिनिमम फंड सिस्टम पर आधारित है, इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स। और भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को, ठीक है। तो जो सिक्के हम कॉइन्स यूज करते हैं 10 के, 5 के, 2 के या 20 के, ठीक है, तो वो किसके पास है? इसका दायित्व है वित्त मंत्रालय को। और ये जो दायित्व है यह कौन से अधिनियम के द्वारा है? सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत, ठीक है। तो सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत वित्त मंत्रालय को अधिकार है सिक्का ढालने का। और विभिन्न मूल वर्ग के सिक्कों में अभिकल्प तैयार और उनकी ढलाई करने का उत्तरदायित्व भी भारत सरकार को ही है। नेक्स्ट है कि आरबीआई बैंक अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के आरबीआई के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो जारी किए जाएंगे आरबीआई द्वारा सिक्के। और भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ होती है? तो ये मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के टकसाल में होती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त 1988 में नोएडा में एक और टकसाल स्थापित की जा चुकी है, तो ये याद रखिएगा। तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुद्रास्फीति की दर गिरने का क्या मतलब होता है। देखिए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कम मतलब महंगाई कम, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति की दर गिरने का कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कीमतों के बढ़ने की दर में कमी आ गई है, ठीक है।
तो जिस रेट से कीमतें बढ़ रही थी पिछले साल किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि मान लीजिए अभी जुलाई 2025 का महीना चल रहा है, तो हम पिछले वर्ष में देखेंगे जुलाई 2024 में कि किस तरह से ट्रेंड रहा था किसी पर्टिकुलर चीज़ के बढ़ने का, जैसे मान लीजिए। तो इसमें क्या रहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो वृद्धि दर है इन्फ्लेशन की वो कम है। इसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति में गिरावट कहेंगे, ठीक है। और मुद्रास्फीति में ऋणात्मक होने का क्या मतलब है? ऋणात्मक होने का मतलब है कि मान लीजिए महंगाई कम हो गई, कि कोई वस्तु पिछले साल जुलाई 2025 में तो थी 100 रुपए की, लेकिन अब 2024 में 100 रुपए की थी, लेकिन इस वर्ष वो हो गई है 90 रुपए की। तो क्या हो गया? ये मुद्रास्फीति नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो मुद्रास्फीति की दर मतलब बढ़ने की दर, ठीक है, उसमें कमी, और ऋणात्मक का मतलब मुद्रास्फीति में ही कमी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि दर में कमी और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुद्रास्फीति से वर्ग पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन क्लास। तो मुद्रास्फीति से क्या होता है? मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति पूर्व की अपेक्षा कम हो जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो जैसे मान लीजिए कि पिछले साल क्या थे कि 10 रुपए के हमें 4 केले मिलते थे, वैसे इतने सस्ते नहीं है लेकिन एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पिछले साल हमें 10 रुपए के 4 केले मिल रहे थे, ठीक है। और इस साल क्या हुआ कि हमें 10 रुपए के 3 ही केले मिल रहे हैं। तो 10 रुपए से हमारी जो परचेजिंग पावर थी वो क्या हो गई? वो कम हो गई, ठीक है। तो महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई। पहले हम 4 ले लेते थे, अभी हम 3 ले रहे हैं। और साथ ही क्या हो गया कि परचेजिंग पावर रुपए की कम हो गई, ठीक है। तो इसके कारण क्या है? क्रय शक्ति कम हो जाती है मुद्रा की, ठीक है। और ऐसी अवस्था ऋणी वर्ग के लिए लाभदायक और ऋणदाता वर्ग के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो जिसने पैसे उधार दिए होंगे उसके लिए तो ये हानिकारक हो जाएगी, और जिसने पैसे लिए होंगे उससे तो उसके लिए लाभदायक हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो वर्ग क्षेत्र और उनके प्रभाव देख लेते हैं। तो मुद्रास्फीति के कारण ऋणी, उत्पादक, व्यापारी वर्ग, कृषक, विनियोजक, परिवर्तनशील आय समूह, इनको तो लाभ होता है, ठीक है। और उपभोक्ता, ऋणदाता, साहूकार, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग, बचत अकाउंट खाते रखने वाले को हानि होती है, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया? मुद्रा का मूल्य कम हो गया। और सार्वजनिक व्यय, आयात, रोजगार और करारोपण में वृद्धि होती है, और सार्वजनिक बचत, निर्यात में कमी होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अवरुद्ध मुद्रास्फीति, यानी कि ब्लॉक्ड इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जब अवरुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति आती है, स्थिति तब आती है जब आपूर्ति जबरदस्त ढंग से घट जाती है, ठीक है, जबकि मांग उसी स्तर पर बनी रहे। तो जो आपूर्ति है वो घट गई और मांग तो फिर भी बढ़ी रहे। जैसे मान लीजिए कि रोज की सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो सब्जी या दूध का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, कि दूध जो है वो एक तरह से क्या हो गया, आना, सप्लाई आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर का कंजम्पशन है वो तो डेली का फिक्स रहता है, ठीक है। तो वो फिक्स है। अभी क्या है कि जितना भी आएगा, अब आना कम है, सप्लाई कम है, लेकिन लेने वाले उतने ही हैं। तो क्या हो जाएगा कि कम क्वांटिटी है, तो क्या होगा कि दुकानदार अब महंगे रेट पर देगा, क्योंकि अब ऑप्शन कम हो गए ना लेने का। पहले अगर वो रेट बढ़ाता तो दूसरे के पास अवेलेबल, हम दूसरे के पास जाकर ले लेंगे,
लेकिन अभी क्या हो गया, अभी सप्लाई कम है तो मार्केट में उसका क्वांटिटी कम हो गई दूध की, तो अभी क्या है कि जो सेलर है वो प्राइस को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, इस कंडीशन में एकदम से फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। और इससे निपटने के लिए क्या आयाम लिए जाएंगे, तो एक तो आयाम ये रहेगा कि सप्लाई को बढ़ा दो, ठीक है, सप्लाई को बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली जो पहले की कंडीशन थी वो रिट्रीव हो जाएगी, ठीक है, दोबारा से आ जाएगी। तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे कि कई बार होता है कि प्याज के रेट बहुत हाई चले जाते हैं, टमाटर के रेट बहुत हाई चले जाते हैं, तो वो इसी तरह का रहता है, ब्लॉक्ड इन्फ्लेशन की स्थिति रहती है वो। नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन, कोर मुद्रास्फीति। तो कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाती है और इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव भी शामिल रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ईंधन की कीमतें भी शामिल रहती हैं, ठीक है। और इसको हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। और कोर मुद्रास्फीति क्या होती है, कोर मुद्रास्फीति खाना एवं ईंधन की कीमतों में होते वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई होती है, सीपीआई में अगर ऐड कर दिया खाद्य और ईंधन की कीमतें, ठीक है, खाद्य और ईंधन की कीमतें अगर शामिल कर दी तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और अगर हमने सिर्फ सीपीआई लिया, ठीक है, अगर हमने सिर्फ सीपीआई लिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें खाद्य और ईंधन को हमने हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया, तो ये क्या बन जाता है, ये कोर इन्फ्लेशन बन जाता है, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन बन जाता है, तो ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2014 में 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को यूज किया जाता है मुद्रास्फीति के मापन के लिए, ठीक है। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लेशन के मापन के लिए यूज किया जाता है 2014 से आरबीआई के द्वारा, ये याद कर रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सीपीआई जो कि वर्तमान में सीपीआईसी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये किसके द्वारा इसकी गणना की जाती है, तो सीपीआई की गणना की जाती है लेबर ब्यूरो एंड एनएसओ के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसके द्वारा सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है, ये लेबर ब्यूरो और एनएसओ के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। और सीपीआई सी में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है सीपीआई आईडब्ल्यू, ठीक है, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल और सीपीआई यूएनएमई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें से सीपीआईडब्ल्यू, एएल और आरएल की गणना किसके द्वारा की जाती है, इसकी गणना की जाती है लेबर ब्यूरो के द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा इसकी गणना की जाती है। और इसमें से जो सीपीआई यूएनएमई होता है, सीपीआई यूएनएमई की गणना की जाती है सीएसओ के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और 2008 से इसे बंद कर दिया गया है।
नेक्स्ट है कि पहले WPI को भी शामिल किया जाता था, WPI की भी गणना की जाती थी। तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा WPI की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और RBI मौद्रिक नीति समिति द्वारा वर्तमान में मौद्रिक नीति बनाते समय मुद्रास्फीति की माप हेतु CPIC का ही प्रयोग करती है। ठीक है, तो RBI द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? CPIC का। नेक्स्ट फैक्ट है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW, मतलब कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW का संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा 1944 से किया जा रहा है और समय समय पर इसके इस सूचकांक की आधार श्रृंखला में संशोधन किया जाता रहा है। ठीक है, तो CPI-IW कब से शुरू है? 1944 से। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय का DA बनता है, DA महंगाई भत्ता जो बनता है वो CPI-IW के बेस पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट है कि थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में WPI के नाम से जाना जाता है, WPI के मापन में विनिर्मित उत्पादों का भारांश सर्वाधिक रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज हाईएस्ट रहता है WPI के कैलकुलेशन में। नेक्स्ट, नई WPI श्रृंखला का प्रारंभ 14 सितंबर 2010 से हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। और 12 मई 2017 को आधार वर्ष 2011-12 वाली नई WPI श्रृंखला प्रभावी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करता। ठीक है, तो उत्पाद कीमत सूचकांक क्या है? उत्पाद की कीमत सूचकांक एक पर्टिकुलर समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में औसत परिवर्तन को मापता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एवरेज एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर, एक पीरियड ऑफ टाइम में, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ घटनाएं और उनके वर्ष देख लेते हैं। तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में, SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन हुआ था 10 मार्च 1949 को। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 17 जुलाई 1969 को किया गया था। ठीक है, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में 14 वाणिज्यिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, 50 करोड़ रुपए से अधिक की जमाओं वाले 14 वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। दूसरी बार में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 को किया गया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं SBI की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जिसका फुल फॉर्म है। तो अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, इसको AD गोरवाला समिति के नाम से भी जाना जाता है। AD गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबंध बैंकों को मिलाकर SBI की स्थापना की गई थी। ठीक है,
और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, बैंकों के विलय के उद्देश्य। जो बैंकों का मर्जर होता है वो क्यों होता है, क्या रीजन रहते हैं उसके, इसको हम देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से निर्मला सीतारमण द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया था। ठीक है, और क्या उद्देश्य थे इनके विलय के, तो पैमाने की मितव्ययिता, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पूंजी तक आसान पहुंच, इजी एक्सेस टू कैपिटल, व्यापक भौगोलिक विस्तार, ठीक है, वाइड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, विश्व स्तरीय आकार के बैंक, वर्ल्ड क्लास साइज्ड बैंक बनाना, ठीक है, और बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना इसके उद्देश्य थे। तो ये याद रखिएगा। तो एक तरह से ये मानिए कि जो बैंक घाटे में जा रहे हैं उनको बंद करके बैंकों का मर्जर कर दिया जाए और उसके बाद उनको प्रॉफिट मेकिंग बैंक बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए बैंकों का मेनली विलय किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। तो भारत में कौन है सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, तो एसबीआई 1/4 बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के पश्चात मार्च 2023 तक 22,000 से अधिक शाखाएं और 65,627 एटीएम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एसबीआई ने किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लबों का भी गठन किया है। ठीक है, तो किसान क्लब आरबीआई के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा किसान क्लब का गठन नाबार्ड और एसबीआई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, तो यूपी में जो बनाए गए हैं किसान क्लब वो नाबार्ड और एसबीआई के संयुक्त सहयोग से बनाए गए हैं। और नाबार्ड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसान क्लब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एसबीआई, नाबार्ड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये किससे रिलेटेड है, किसान क्लब से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एसबीआई भारत का पहला बैंक था जिसने 2006 में चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली थी। ठीक है, एसबीआई ने 2006 में चीन में पहली शाखा, और निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक ने सबसे पहले चीन के शंघाई शहर में अपनी शाखा स्थापित की थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट में एसबीआई ने और प्राइवेट में एक्सिस बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा बनाई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चलती फिरती एटीएम सेवा, एटीएम सर्विस ऑन द गो। तो भारत के निजी बैंक में अगर देखें, निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने 12 दिसंबर 2002 को मुंबई में सबसे पहले चलता फिरता एटीएम की सेवा प्रारंभ की थी। ठीक है, आईसीआईसीआई द्वारा सबसे पहले चलता फिरता एटीएम मुंबई में। नेक्स्ट हम कुछ बैंक और उनकी स्थापना के वर्ष देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक जनवरी 1955 में स्थापना वर्ष, आईडीबीआई जुलाई 1964 में स्थापना वर्ष, आईएफसीआई जुलाई 1948 में स्थापना वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ बैंक और वो किस प्रकार के बैंक हैं उनका टाइप देख लेते हैं। तो बैंक कई तरह के होते हैं, जैसे पब्लिक बैंक जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, निजी यानी कि प्राइवेट बैंक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन बैंक भी होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, तो इंडियन बैंक क्या है, इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, आईसीआईसीआई प्राइवेट निजी बैंक है, सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है। ठीक है, फॉरेन बैंक है ये,
और सारस्वत बैंक क्या है? ये कोऑपरेटिव सहकारी बैंक। तो ये इनके टाइप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम कुछ बैंक, अन्य बैंक और स्थापना वर्ष देख लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक का वर्ष 1955, अग्रणी बैंक योजना 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 और नाबार्ड 1982 में स्थापित। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अग्रणी बैंक योजना यानी कि लीड बैंक स्कीम। तो लीड बैंक स्कीम का प्रारंभ डीआर गाडगिल की अध्यक्षता में सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गठित अध्ययन दल के साथ हुआ था और इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी अक्टूबर 1969 में। ठीक है, तो अग्रणी बैंक योजना से संबंधित डीआर गाडगिल और रिपोर्ट इनकी कब प्रस्तुत की गई थी? अक्टूबर 1969 में। ठीक है, अक्टूबर 1969 में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई द्वारा सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम पर श्री एफ नरीमन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट में क्षेत्र दृष्टिकोण की अभिकल्पना का यह सिफारिश करते हुए समर्थन किया था कि सरकारी बैंक क्षेत्र के बैंकों को अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कतिपय जिलों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां वे एक अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई द्वारा दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गई। ठीक है, तो दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गई और इस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आर गॉडगिल की अध्यक्षता में समिति ने कब रिपोर्ट दी थी? अक्टूबर 1969 में, और इसके बाद आरबीआई ने योजना को लागू कर दिया दिसंबर 1969 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जिला साख योजना लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिडबी, यानी कि सिडबी का फुल फॉर्म एस से स्मॉल, आई से इंडस्ट्रीज, डी से डेवलपमेंट और बीआई से बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों के विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये क्या है? ये लघु उद्योग विकास बैंक है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में मुख्यालय स्थित है सिडबी का। और सिडबी का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है पुनर्वित्त सुविधाएं और लघु उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो कम समय के लिए कर्ज देना लघु उद्योगों को, इसका उद्देश्य है। ठीक है, और सिडबी क्या है? सिडबी एमएसएमई क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो वित्तीय समावेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। ठीक है, तो एक तरह से गरीबों का उद्धार करने के उद्देश्य से गरीबों को एक तरह से उनकी गरीबी को कम करने के उद्देश्य से बोल दीजिए कि वित्तीय समावेशन का मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, और वित्तीय समावेशन पर समिति गठित की गई थी डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में। इसके अनुसार इस कमेटी ने कहा था कि वित्तीय समावेशन क्या है? वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में समाज के पिछड़े वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हो। ठीक है, तो जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं और समाज के
एक तरह से जो आप बोल दीजिए कि जो बॉटम है क्लास, ठीक है, उसको सही समय पर कम लागत में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो जाए। तो ये लक्ष्य होता है वित्तीय समावेशन का। नेक्स्ट है कि तो मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि अ, जैसे कि एक स्टैंड अप इंडिया, मान लीजिए एक गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए किसी को अगर पता है। तो स्टैंड अप इंडिया एक तरह से एमएसएमई को, ठीक है, एमएसएमई को डेवलप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसके द्वारा सरकार इस योजना में सरकार द्वारा ऋण प्रोवाइड कराया जाता है इजी मोड में, ठीक है, आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जो एक तरह से आप बोल दीजिए कि जो वल्नरेबल ग्रुप है ना, वल्नरेबल ग्रुप आप बोल दीजिए, तो इनको ऋण ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो इजी वे में उपलब्ध कराया जाए, तो ये भी एक तरह से क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की योजनाओं का शुरुआत की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव तीनों ही वित्तीय समावेतन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है, ठीक है। निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव, तो 3 क्या है, हर्डल्स है, ये याद रखिएगा। तो जब बैंक की ब्रांच ही नहीं है तो लोग ऋण लेने जाएंगे कहाँ से? तो एक तरह से गरीब वर्गों को धन की उपलब्धता इजी तरीके से कराना, ताकि वे अपना विकास कर सके, अपना आर्थिक विकास कर सके, ये मुख्य लक्ष्य होता है वित्तीय समावेशन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रतिछाया बैंकिंग, यानी कि शैडो बैंकिंग क्या होती है। तो शैडो बैंकिंग का प्रयोग सबसे पहले 2007 में इकोनॉमिस्ट पॉल मैकुले ने किया था, ठीक है। 2007 में पॉल मैकुले ने शैडो बैंकिंग का यूज किया था शब्द का, और इससे तात्पर्य होता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय और अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और इसे हम आभासी बैंक व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति किससे रिलेटेड थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नए बैंकिंग ढांचे के रूप में भुगतान बैंकों की स्थापना करने की सिफारिश थी, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड थी नचिकेत मोर समिति, ठीक है। और इस समिति का गठन हुआ था सितंबर 2013 में, और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसने 7 जनवरी 2014 को, ठीक है। किसको रिपोर्ट दी थी, आरबीआई को दी थी, ठीक है। तो दिसंबर 2013 में गठन और रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को, ठीक है, दोनों डेट याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूक्ष्म वित्त अध्ययन पर समिति, कमेटी ऑन माइक्रो फाइनेंस स्टडीज। तो 2010-11 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की वसूली के लिए अनुचित व्यवहार अपनाने और इन व्यवहारों के कारण कुछ किसानों द्वारा आत्महत्याओं की रिपोर्टों को देखते हुए आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन पर एवं उस पर सुझाव देने के लिए YH मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या है, किसानों को ऋण तो उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन अब उस ऋण की वसूली भी करनी है, ठीक है, क्योंकि मतलब ऋण भी कुछ समय के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो जब बैंक वसूली के लिए जा रहे हैं तो ऐसा देखा गया कि कई किसान सुसाइड कर लेते थे ताकि उनको ऋण वापस ना चुकाना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने YH मालेगाम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था कि इस समस्या को किस तरह से, इस समस्या से निपटा जा सकता है, मतलब जिससे कि जो आत्महत्या की समस्या है, मतलब
आत्महत्या की समस्याओं को निपटना तो नहीं था, मतलब मेन एम क्या था कि किस तरह से हम इफेक्टिवली वसूली कर सकते हैं वापस धन की, जो कि हमने कर्ज में दे रखा है, ठीक है। क्योंकि वो तो एक फैक्टर है ही कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर फाइनेंशियल उससे देखें हम एंगल से, तो वो जो पैसा ऋण में गया है वो भी तो डूब गया गवर्नमेंट इसका बैंक का, एक तरह से बैंक लॉस में चला गया, ठीक है। अगर रिपीटेडली ऐसा होता रहा, लार्ज स्केल पे होने लगा, तो फिर क्या है कि बैंक पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। इसके लिए सूक्ष्म वित्तीय अध्ययन पर समिति का गठन किया गया था, और 2011 में भी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की स्थापना मालेगान समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी 2011 में, जो समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसके बेसिस पर ही, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि किसानों को बैंक द्वारा प्रदत्त साख को छोड़कर शेष तीनों बैंकों की जनता की जमा, आरबीआई से ऋण और उद्योगों की मांग जमा देनदारियां हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। तो किसानों को बैंकों द्वारा प्रदत्त साख क्या है, ये जमा देनदारियां नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्यापारिक बैंकों की देनदारियां, लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में महत्वपूर्ण अंश जमाओं का होता है, ठीक है। और जमा में सर्वाधिक सावधि जमाएं यानी कि टाइम डिपॉजिट होती हैं, और दूसरे स्थान पर बचत बैंक जमा, और तीसरे स्थान पर मांग जमाएं यानी कि डिमांड डिपॉजिट होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा टाइम डिपॉजिट, उसके बाद बचत बैंक जमा, और तीसरे पर मांग जमा, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट एनपीए देख लेते हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब हम बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो टर्म्स है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आरबीआई क्या कहता है एनपीए के बारे में कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया ऐसा ऋण जिसका निर्धारित भुगतान तिथि से 90 दिन तक ना तो मुख्य रकम को किस्त और ना ही उस पर ब्याज दिया गया हो, तो उसे एनपीए की कैटेगरी, एनपीए की संज्ञा दी जाएगी, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अगर कोई किसी को ऋण दे देता, मतलब वाणिज्यिक बैंक ऋण देता है और 90 दिन तक मतलब जो इंस्टॉलमेंट की किस्त की जो डेट है उससे 90 दिन तक ना तो ब्याज ही वापस आ रहा है ना ही मूलधन ही वापस आ रहा है, तो फिर उसे क्या एनपीए की संज्ञा दे दी जाएगी। तो ये 90 डेज जो है ये याद रखिएगा, टाइम लिमिट, ठीक है, 90 डेज। नेक्स्ट है कि बेसल मानक, बेसल स्टैंडर्ड क्या है। तो बेसल स्टैंडर्ड बैंकिंग से रिलेटेड एक टर्म है, और यह बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने से संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में होने के कारण इसको बेसल नाम दिया गया है। और 1 जून 2004 से बेसल नीति को मॉडिफाई किया गया है, और इसे सामान्य तौर पर बेसल 2 कहा जाता है। इसका संबंध किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता के मापन हेतु अंतरराष्ट्रीय मानक से है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बेसल 2 refers to the international standard for measuring a bank's capital adequacy। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रघुराजन कमेटी। तो देखिए, जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी बैंकिंग कमेटीज या जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड कोई कमेटी बनी है, इनके नाम, ईयर और क्या किससे रिलेटेड ये कमेटी थी, मतलब कमेटी का जो टॉपिक था, कोई जो विषय था, तो वो याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है।
तो रघुराजन कमेटी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, मतलब अभी है भी रघुराम राजन, ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इनकी अध्यक्षता में 2007 में एक कमेटी बनाई गई थी और यह वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी, ठीक है, रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, ये याद रखिए। नेक्स्ट हम संस्थाएं कुछ देख लेते हैं और इनके स्थापना वर्ष देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना वर्ष इसका 1975, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, 1998 और नाबार्ड 1982, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो वर्ष 1995-96 में स्थापना हुई थी आरआईडीएफ की, ठीक है, शॉर्ट में इसको आरआईडीएफ लिखते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। 1995-96 में स्थापना, और इसकी नोडल एजेंसी है नाबार्ड, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक। तो भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को 5 रीजनल रूरल बैंक, शॉर्ट में इनको आरआरबी बोलते हैं, 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी, जो कि मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा में खोले गए थे, ठीक है। मुरादाबाद कहाँ? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, भिवानी हरियाणा, जयपुर राजस्थान और मालदा पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो भूमि विकास बैंक, जैसे कि भूमि विकास है ना, तो नाम से ही गेस कर सकते हैं कि किस तरह के बैंक होंगे। तो ये बैंक किसानों को कृषि में स्थायी सुधार हेतु दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रदान करता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, ठीक है। और भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1920 में झांग, ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो सहकारी बैंकों का भारत में ढांचा त्रिस्तरीय है, ये याद रखिएगा। और प्रथम स्तर पर होते हैं राज्य के सहकारी बैंक, दूसरे स्तर पर होते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक, जो कि जनपद स्तर पर कार्य करते हैं, और इनको जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। और तृतीय स्तर पर होते हैं ग्रामीण ऋण समितियां, जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। तो ये याद रखिएगा कि केंद्रीय सहकारी बैंक 3 स्तर पर, ठीक है, 3 टियर होते हैं ये। फर्स्ट टियर पर कौन होता है? राज्य के सहकारी बैंक, दूसरे पर केंद्र के सरकारी बैंक, और तीसरे पर होती है ग्रामीण ऋण समितियां। नेक्स्ट, उपभोक्ता सहकारी भंडार। उपभोक्ता सहकारी भंडार किसके द्वारा स्थापित की जाते हैं? ये सदस्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और इनका पंजीकरण किया जाता है सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाबार्ड। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जिस बैंक की स्थापना की गई है, तो इसका कार्य होता है कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली यह सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। तो मुख्य कार्य क्या है? कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करना। और स्थापना हुई थी इसकी 12 जुलाई 1982 को, और मुख्यालय है इसका मुंबई में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निजी क्षेत्र के साझा कोष।
प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स जैसे कि अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की ऐड आते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं ये? निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली थी 1993 में, और जुलाई 1993 में पंजीकृत होने वाला कोठारी पाइनियर पहला म्यूचुअल फंड था, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड था। कौन सा? कोठारी पाइनियर, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो देश के निम्न और मध्यम आयु वर्ग की लघु बचतों का देश के औद्योगिक विकास में सदुपयोग करने के उद्देश्य से 1 फरवरी 1964 को यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी, और किस एक्ट के अंतर्गत? यूटीआई एक्ट के अंतर्गत की गई थी, ठीक है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लोगों की जो सेविंग है, देखिए हम बैंक पे पैसा जमा करते हैं तो वो क्या रहता है? वो आइडल मनी पड़ी रहती है। तो भारतीय यूनियन ट्रस्ट का उद्देश्य क्या था? कि जो लोगों की सेविंग है, ठीक है, लोगों की बचत को इकट्ठा करो और उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगाओ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो एनएससी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एनएससी की स्थापना हुई थी 1992 में पेरवानी समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसको प्रवर्तकों में भारत सरकार के अलावा शीर्ष वित्तीय संस्थाएं जिनमें थी, शीर्ष वित्तीय संस्थाएं भी शामिल थी। इनमें से मुख्य कौन कौन सी थी? आईडीबीआई, आईडीएफसी, आईएफसीआई, एलआईसी, जीआईसी और एसबीआई, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीएससी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आप देखते होंगे ना, सेंसेक्स गिरा, इतने अंक गिर गया, वो यही का ही फाइंडिंग होती है सेंसेक्स, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? संवेदी सूचकांक। बीएससी के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त में बोला जाता है सेंसेक्स, ठीक है। और संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बीएससी में जो 30 सूचीबद्ध कंपनियां हैं, इनके शेयरों में समग्र रूप से बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो बीएससी में 3 कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि सेंसेक्स के लिए उत्तरदायी होती हैं। और मार्च 2014 तक बीएससी का ग्रीनेक्स सूचकांक में कंपनियों की संख्या 25 थी, और वर्तमान में भी सूचकांक में शामिल कंपनियों की संख्या 25 है, ठीक है। और बंबई शेयर बाजार यानी कि बीएससी का दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुल एंड बियर क्या होता है। तो बुल बियर होता है, ये शेयर मार्केट से संबंधित टर्म होते हैं, ठीक है। तो ये शेयर बाजार के शब्द होते हैं, और इनको तेजड़िया और मंदड़िया इनका मतलब होता है, ठीक है। तेजड़िया का मतलब बुल और मंदड़िया का मतलब बियर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? कि जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है, ठीक है, उसे तो बुल कहते हैं। बुल क्या होता है? फाइट करने के लिए जाता है ना, मतलब वो वेलकम करता है एक तरह से फियर चैलेंजेस को, ठीक है। तो जो शेयर की कीमतें बढ़ाना चाहेगा वो क्या चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे तेजड़िया कहा जाएगा। और जो व्यक्ति शेयर की कीमत गिराने की आशा करता है वो मंदड़िया कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक तो बुल, बियर, स्टैग और लेम डक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 4 सट्टेबाज भारतीय स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निकेई। निकेई
या निक्की? तो निकेई 225 या निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक होता है। ठीक है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में यूज किया जाता है टर्म निक्की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है। तो इनसाइड ट्रेडिंग भी शेयर मार्केट से संबंधित टर्म होता है और इसका मतलब होता है कि कंपनी का ही कर्मचारी या उससे कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग से अनुचित लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो इनसाइड ट्रेडिंग। नेक्स्ट है पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट। तो पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग होता है और यह दीर्घकालीन फंड का बाजार होता है। ठीक है, इट इज ए मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स और इसमें इक्विटी या ऋण के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसके किसके माध्यम से पूंजी की उगाही? इक्विटी या ऋण के माध्यम से। और कैपिटल मार्केट देश के भीतर और बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर एक तरह से कॉरपोरेट के लिए साख का स्रोत होता है। ठीक है, इट्स ए सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज और भारत में 1990 से इसका चलन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्या होता है? ये एक तरह के प्रॉमिसरी नोट होते हैं और इनकी परिपक्वता अवधि होती है इनकी निर्गमन तिथि से 7 दिन से 1 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो मैच्योरिटी पीरियड इनका होगा जिस दिन से ये इशू किए जाएंगे उस दिन से 7 दिन से लेके 1 साल तक का। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिलायबल सिक्योरिटीज या विश्वसनीय प्रतिभूतियां। तो ये शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ब्लू चिप शेयर के बारे में दे रखा है, तो ब्लू चिप शेयर देख लेते हैं कि ब्लू चिप शेयर क्या होता है। तो ब्लू चिप शेयर ऐसी कंपनियों के शेयर से इसका तात्पर्य होता है जिनकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो। ठीक है, उच्च प्रबंधन हो और जिनसे हमेशा ऊंची आय व लाभांश प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो ब्लू चिप शेयर ये याद रखिएगा। that have a wide product range, high management and always provide high income and dividend। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक तरह से आप ले लीजिए यूनिलीवर कंपनी है। ठीक है, तो यूनिलीवर क्या है? एक तरह से ब्लू चिप शेयर्स से रिलेट करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गिल्ट एज बाजार, गिल्ट एज मार्केट। तो गिल्ट एज मार्केट में आरबीआई के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। ठीक है, इन गिल्ट एज मार्केट द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज डन थ्रू द आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, ये याद इंपॉर्टेंट है, इसमें आरबीआई के माध्यम से किया जाएगा। और गिल्ट एज का अर्थ होता है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट। ठीक है, तो बेस्ट और एक्सीलेंट मतलब होता है क्योंकि इसका मूल्य स्थिर रहता है और अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जिनको हमने स्क्रैच कोर्स सीरीज में ख़त्म किया है। तो अच्छी तरह से आप इनके नोट्स बना लीजिएगा या अगर पीडीएफ परचेज कर रहे हैं तो फिर आप 1-2 बार उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा पढ़ने के बाद भी।
तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और इसी के साथ ही इकोनॉमिक्स की क्रैश कोर्स सीरीज़ हमारी 4 लेक्चर्स में ख़त्म हो गई है। तो चारों लेक्चर्स आप कंप्लीट करिएगा और इसी के साथ जीएस के बाकी सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स सीरीज़ भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आगामी आरओ के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी ये सभी की सभी सीरीज़। तो आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।